हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ वर्णा चौधरी और आप जुड़ चुके हैं एपी टीचिंग चैनल के साथ में। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस में सबसे अच्छे टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वही भारत का प्रथम नागरिक भी है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कितने जो राष्ट्रपति है उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, क्या उनकी योग्यता है और साथ ही साथ उनका निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल हो सकता है। इन सभी क्वेश्चनों से, इन सभी टॉपिकों से संबंधित यहाँ पर हम क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा खासा क्वेश्चनों का लेवल है। तो कई बार कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगेंगे, क्यों? क्योंकि जो है कई तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर कलेक्शन है। तो ये जो जितने भी मतलब क्वेश्चन है वो सभी घटना चक्र 2023 अपडेटेड घटना चक्र से संबंधित है। ठीक है, उसी की सीरीज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, और आपको जो है बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना स्कोर भी साथ में जो है बनाते चलना है और लास्ट में शेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद? तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। वो क्यों? क्योंकि हमारे देश में हमारे देश में राष्ट्रपति का पद आनुवंशिक नहीं है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उनका पद आनुवंशिक न होकर हमारे राष्ट्रपति के क्या होते हैं? निर्वाचन होता है, उनके चुनाव होते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे देश में जो है गणतंत्रीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार देखो कि भारत एक गणराज्य है, सीधी बात है, लोकतांत्रिक होने के साथ साथ में गणराज्य भी है। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जो राष्ट्र, हम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री है या फिर जो है कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? भारत का जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होगा, निर्वाचन होगा नहीं कि वो वंशानुगत होगा। ठीक है, तो अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, आपको ध्यान रखना है, इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट नहीं होता। राज्यसभा की तरह इनका भी जो है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका जो है निर्वाचन किया जाता है, वो भी आगे समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सही है और कारण क्या, वो कारण भी मतलब सही है। तो कथन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से क्या है? भिन्न है। ठीक है, कारण भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ठीक, तो जो कथन है हमारा, कथन जो है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा जो है ए सही हो जाएगा। और अगर हम आर की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का पद क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं, हमारे जो राष्ट्रपति है उनके पास में सिर्फ नाम मात्र की यानी कि फॉर्मल औपचारिक शक्तियां होती है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियां, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास में सिर्फ पालिका की नाम मात्र की शक्ति होती है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियां होती हैं। ठीक, इस वजह से ये क्या है, आपस में इनकी शक्तियां कहो या फिर जो पद कहो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो जो है आर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ना, ये आपने जान ही लिया है। और ब्रिटेन का राजा क्या है? वंशानुगत है। अतः दोनों क्या है कि भिन्न हो गए, जो कि हमने ऊपर क्लियर कर ही लिया था। दूसरा इसमें जो कारण था वो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। ठीक है, और जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, तो ये दोनों जो है भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है।
क्या आप इससे सहमत हैं? कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो अगर हम कथन देखें, ए देखें, तो ए सही है। ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर इनकी शक्तियों की बात करें तो इनकी शक्तियां असीमित नहीं होती, है ना। इनकी शक्तियों की सीमा होती है। ये कह रहे हैं कि इनकी शक्तियों की सीमा नहीं है, शक्तियों की सीमा होती है। क्यों? क्योंकि ये मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करते हैं। उनके बिना ये अपने मन से कोई भी कदम नहीं उठा सकते। मंत्री परिषद इनको जो है, जो भी सलाह देता है, उनके एक तरह से मतलब कठपुतली की तरह जो है काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। तो ये हमारा ये तो सही हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 74 एक क्या कहता है। 74 एक क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर क्लियर ही कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब आप इसमें सीधे मंत्री परिषद ढूंढेंगे तो कई बार लेकिन नहीं होता है ऑप्शन में मंत्री परिषद। फिर आपको दिमाग लगाना होता है कि मंत्री परिषद किसके अंडर में होता है, और जो है वो मतलब कह सकते हैं कि किस तरीके से मतलब वे काम करते हैं, किसके अंडर में जो है काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या फिर मंत्री द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, या मंत्रिमंडल, या फिर कोई नहीं। ठीक है। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद में जो मतलब कह सकते हैं कि जो उनके अधीनस्थ, जो अपने अधीनस्थ उनके अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनकी सलाह पर वे कार्य करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष, जैसे कि अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या फिर विरोधी दल का नेता, या फिर भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष हमारे होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 53 एक क्या कहते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी, और जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो इस वजह से हम क्लियर हो गया कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? जो कि हमने ऊपर अभी जस्ट क्लियर किया है। तो ये एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान दिया करो। 53(1) के तहत। ठीक है, 53(1) के तहत जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद कौन से में है? 51(1) में है, 53(1) में है। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। तो किस में है? प्रधानमंत्री में, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, संसद। तो नो डाउट अब तो आप फटाफट इसका आंसर ले लेंगे, आपको क्लियर हो ही गया है कि हमारी समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? वही कार्यपालिका की शक्ति, है ना। तो सीधा है, आपका आंसर सीधा होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। हम तो कई बार इसको पढ़ चुके हैं, तो क्लियर हो गया। ठीक। कार्यपालिका शक्तियां भारत सरकार शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। अब संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो ए तो सही हो जाएगा, है ना। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो ये भी हमारा जो है एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन जा रहा है, मैंने गलती से बी लगा दिया, बी सी लगा दिया। वैसे इसका सही आंसर ए है, और बी है, सॉरी। ठीक है। तो क्योंकि दोनों ही कथन सही है ना, लेकिन जो स्पष्टीकरण की बात करें तो वो जो है अस्पष्ट है, तो स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक। बाकी दोनों जो है यहाँ पर कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कथन क्या है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
और कारण क्या है कि प्रधान सेनापति की हैसियत होने की वजह से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, यानी कि इस पे हमारे राष्ट्रपति की जो शक्तियां, उन पे कोई नियंत्रण विधायिका का नहीं है। तो क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमारे रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आर जो है, परंतु अगर हम बात करें आर की, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 53(2) क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 53(2) में क्या है कि जो इसके अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उनकी जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, उनकी जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि किसके बारे में लाइन कही जा रही है। वह राष्ट्र को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यानी कि उसको लीडरशिप नहीं करता। तो यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष पर, या फिर राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मल इनके पास में फॉर्मल जो है ड्यूटीज होती है, या फिर क्या होती है, फॉर्मल जो है पावर होती है। तो ये औपचारिक प्रमुख होता है, और वास्तविक रूप से शासन संचालन जो करते हैं वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर अप्रत्यक्ष मतदान से? तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनके लिए गुप्त मतदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से निर्वाचन से संबंधित है, 55(3) निर्वाचन से संबंधित है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इसको आप एक बार सर्च करके जरूर देख ले कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक जो मंडल है, यानी कि निर्वाचक मंडल का गठन अनुच्छेद 54 के तहत किया गया, और उसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, आपको ध्यान रखना है, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के, विधानमंडल के नहीं, विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और अगर संघ क्षेत्रों की देखें तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें जो है शामिल होते हैं। तो आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करता है। उस मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और संघ क्षेत्रों में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें जनता जो है राष्ट्रपति के उसमें डायरेक्ट तो भाग नहीं लेती है, प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं डालते, बल्कि हम जिन प्रतिनिधियों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम अपनी तरफ से चुनते हैं, जो विधानसभा में बैठे होते हैं, वो हमारी तरफ से जो है वोट डालते हैं। तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट चुनाव हो जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, कारण क्या है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बना है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, आपको क्लियर है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। आपको क्लियर है कि उनके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, एक सेकंड, कहीं इसमें निर्वाचित दिया है कि नहीं दिया? हाँ, निर्वाचित दिया है, तब तो सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है, एकदम सही है। ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
जो कि हमने अभी पढ़ ही लिया है, तो ये क्लियर है, एक्सप्लेनेशन दोबारा से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, या फिर आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली। खुला बैलेट तो है ही नहीं, है ना, गुप्त मतदान होता है, तो खुला बैलेट तो गलत ही हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी बिल्कुल गलत है। अब बात आती है, तो ऑप्शन इन्होंने दो है बी और सी दे दिया है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बी और सी हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। तो कई बार इस तरह के, देखो यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हमने देख लिया है कि कौन कौन सदस्य उसमें शामिल होते हैं, बस वही आपको जो है बारीकी से शब्दों पे ध्यान देते हुए पहचानती हूँ उनको ढूंढना है। तो जब निर्वाचन मंडल की बात आती है तो उसमें कौन कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो मैंने बताया था आपको विधानमंडल के इसमें सदस्य शामिल नहीं होते, तो ये दो हमारा जो है गलत है, बाकी 1 3 4 यहाँ पर सही है, तो 1 3 4 जो है ऑप्शन नंबर डी में सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वे कौन से है? तो मैंने ऊपर क्लियर आपको किया था कि कौन से 2 संघ क्षेत्र है जिनको राष्ट्रपति के चुनाव यानी कि निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमनद्वीप, या फिर चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली तथा पुदुचेरी, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। तो 70वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, उसके द्वारा क्या किया गया, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, ठीक है। ये संशोधन किया गया था, दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभाओं में निर्वाचित गण में जो जोड़ा गया था वो 70वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1992 में। लेकिन इसमें अगर बात देखें क्या इसमें विधान परिषदों के भी सदस्य शामिल होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो संविधान का अनुच्छेद जो कि दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सेम है, तो दोबारा से आप पढ़ देना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य है? नीचे दिए गए कोड से जो है उत्तर सही चुनना है आपको। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य बोल दिया है, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। अगर हम देखें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तो नहीं होते, क्यों? क्योंकि निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो एक तो कट जाएगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, 2 तो सही है, ठीक है, 2 हमारा सही हो जाएगा। और अगर देखें तो संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी सदस्य, अब संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी सदस्य, इसमें थोड़ा सा इन्होंने जो है अस्पष्ट रखा है। अगर ये सिर्फ 2 विधानसभा जो कि दिल्ली और पुदुचेरी, इन्हीं में जो है इन्हीं के सदस्य शामिल होते हैं, तो सभी के तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट थोड़ा सा नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसका अगर हम देखें तो आंसर बी जा रहा है। वैसे आयोग ने इसको नहीं माना, इसको स्टार कर दिया है, ठीक है। बाकी इसका जो है ये आंसर हम ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो फिर से आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के सभी
निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम क्लियर हो गया, है ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान सभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो 4 हमारा आंसर नहीं है, 1 to 3 हमारा जो है आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, या फिर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टार भी इसलिए इन्होंने लगा दिया है क्योंकि इसमें जो है वैसे तो इन्होंने सभी नहीं बोला है, वैसे इन्होंने जो है सभी नहीं बोला है, ना ही इन्होंने निर्वाचित बोला है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम ये आंसर ले सकते हैं, अगर आयोग माने तो हम इसको ले सकते हैं। स्टार वैसे कर दिया गया है, तो आप भी इस तरीके से जो है इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। अगर हम देखें तो चुनाव की योग्यता के अनुसार या फिर चुनाव प्रकरण के लिए सही आपको जो है बताना है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल जो है पद पे रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पे बना रहता है, और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है और हम राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित कर दें, नहीं। कहीं भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या फिर सरकार जो है स्थगित हो गई हो, विधानसभा भंग हो गई हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर हमें राष्ट्रपति के चुनाव कराने हैं तो हम इस आधार पे बिल्कुल भी राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं कर सकते कि फलाने राज्य में जो है विधानसभा भंग हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी सभी जो है ए बी सी एकदम सही है, बाकी डी यहाँ पर जो है गलत है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 54 यही कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का एक निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा जो है, इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर, अर्थात विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। अगर इनके अनुसमर्थन की बात करें तो कितने ऐसे सदस्य हैं जिनका अनुसमर्थन चाहिए और कितने ऐसे सदस्य हैं जिनका अनुमोदन चाहिए। अनुमोदन हालांकि नहीं पूछा है, बस अनुसमर्थन पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो आपको बताना है 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा या फिर 15 निर्वाचकों द्वारा। अब ऑप्शन ही सभी गलत है, तो इस वजह से जो है कोई भी इसमें आंसर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 सदस्यों का जो है अनुमोदन चाहिए, है ना। दोनों तरफ से कम 50 मतदाताओं जो है प्रस्तावित करते हैं और 50 मतदाता ही जो है अनुमोदित करते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। यही जो व्यवस्था 1997 से पूर्व 10-10 के लिए थी। अगर ये क्वेश्चन 1997 से पूर्व के संदर्भ में पूछा जाता तो हमारा जो है आंसर ए हो जाता, लेकिन ये अभी इसमें क्लियर नहीं किया है।
ठीक है। क्लियर नहीं किया है तो सीधी सी बात है, इसमें जो वर्तमान की आधार पे जो है क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो उसमें जो है 50-50 लोग जो है उसको प्रस्तावित करते हैं, सदस्य उसको प्रस्तावित करते हैं, और साथ ही साथ में जो है 50-50 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी जो है उन्होंने क्लियर कर दिया, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, जो भारत में राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य, जब हम विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकालते हैं कि एक हमें जो है विधानसभा का सदस्य जो है उसके मत का मूल्य निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि राज्य की जनसंख्या और टोटल राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या और उससे जो है उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। या फिर हम जो है एक निर्वाचित सदस्य, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य जब हमें निकालना हो, तो एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को क्या कर लेंगे, जितने उनको मत मिले हैं उनका टोटल कर लेंगे। जितने भी विधानसभा के सदस्यों को जो वोट मिले हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल करके जितने भी निर्वाचित संसद है ना, उनकी संख्या से भाग दे देंगे, तो एक निर्वाचित संसद की, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है केवल यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जो प्रत्येक एमएलए होते हैं उनके वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। वो क्यों होता है, किसी की जनसंख्या ज्यादा है तो किसी की कम है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक, ये आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट जो हमारा प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य होता है वो अलग अलग राज्यों में बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी की जनसंख्या कम है तो किसी की ज़्यादा है, तो हमारा ए तो एकदम सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 को देखें वो गलत है, तो हमसे यही पूछा गया था कि सही कौन सा है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों के वोट और राज्यसभा के सदस्यों को वोट से जो है अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबको जो है समान रूप से जो है वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, और सभी जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा कहो या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है इनके वोट भिन्न भिन्न होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है कि पूछा गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो वह स्वयं प्रत्याशी होता है इस वजह से, या फिर उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या फिर वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो कब राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो कब नहीं होगा, जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि जैसे हमारा राज्यसभा होता है उसमें राज्यों में क्या होता है, विधान परिषद होता है। अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत नहीं डालेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 से गुणांक के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है। तो ये काफ़ी आपको क्वेश्चन देखकर डरने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए
कि ये ऊपर का तो बिल्कुल ही मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ही दिया है। सिर्फ आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि वर्तमान स्थिति क्या है, कि ये जो मतलब कैलकुलेशन है किस आधार पे की जाती है, किस आधार पे हम जो है प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की वोट निकालते हैं, तो किस आधार पे निकालते हैं, वो जो जनसंख्या है यहाँ पर जो है आपको बतानी है। 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभी निश्चित जनसंख्या से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 की जनगणना के आधार पर इस तरह से फॉर्मूला निर्धारित किया जा चुका है। ठीक है, कि अगर हमें जो है किसी भी विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का वोट का मूल्य निकालना हो, तो क्या करेंगे, उन विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं और उनकी जो जनसंख्या है, ठीक है, उसको जो है डिवाइड करके और 1000 से क्या है कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो चलिए अनुच्छेद क्या 42वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से हास्य जो है 1971 की जनगणना द्वारा है, यानी कि 1971 की जनगणना द्वारा जो जनसंख्या निर्धारित की गई थी वो जनसंख्या जो है मतलब वहाँ से डेटा लिया जाता है। ठीक है, उसको बेस बनाया जाता है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे आगे 2026 तक के पश्चात की पहली जनगणना, क्योंकि 27 में होनी है, तो तब तक का जो है यही मतलब एक तरह का बेस चलेगा संसद की या सॉरी विधानसभा के सदस्यों का वोट निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या फिर देश का नागरिक हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 35 वर्ष होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और सांसद चुने जाने योग्य योग्यता होनी चाहिए, देश का नागरिक जो है होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे कोई भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 58(1) में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी है, तो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओनली, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मैच कर रहा है वो है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ओनली बी सही है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बस उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्मा कहीं पे भी हो उसके पास में जो है भारत की नागरिकता हो। ठीक है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो 6 महीने में जो है वो इंसान पूरा कर लेता है, ये थोड़ा मतलब इसके लिए बाउंड्री होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आई थिंक राज्य संसद दिया है, संसद की जगह जो है यहाँ पर होना चाहिए था लोकसभा। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता अगर वे रखते हैं और 35 वर्ष के और भारत के नागरिक है तो सिर्फ जो है इतनी योग्यताएं उनको चाहिए। ठीक है, 58(1) के अनुसार। ठीक, तो हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रपति टॉपिक से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है और कितने आपका स्कोर बना है और कितने क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूजिंग लगे हैं या फिर जो है आपको दोबारा से उनको रिपीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, बाकी लोगों को भी क्लास जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, और टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए दोबारा से रिवाइज करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एपी टीचिंग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के रखिए अपना ख्याल और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।